नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। प्लेटो के न्याय सिद्धांत से बात करने से पहले हमें ये जानना चाहिए या ये जानना ज़रूरी होगा कि उनको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो जो प्रेरणाएं उनको मिली वो इस प्रकार से हैं कि पहली, प्लेटो से पूर्व जो भी समाज और राज्य में बड़ी आपाधापी मची हुई थी और वहाँ पर अराजकतावादी स्थिति बनी हुई थी। व्यष्टिवाद और स्वार्थपरकता का साम्राज्य था। राज्य के पदों को शासकों ने अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना रखा था। धनी व निर्धन वर्ग में संघर्ष के कारण धनी और निर्धन दो वर्ग बने हुए थे। अर्थात न्याय के लिए जो धारणा निकल कर आई वो इसलिए थी कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि अराजकता की स्थिति में वहाँ धनी और निर्धन वर्ग दो वर्गों में बन गए थे। दूसरी बात है, तत्कालीन कुरीतियाँ उनको नष्ट करने के लिए भी प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तीसरी बात, तत्कालीन जो एथेंस था उसमें प्रचलित एक लॉटरी द्वारा नियुक्तियाँ की जाती थी जो एक अन्यायपूर्ण महसूस होता था। तो ये जो तीन बातें थी उसके आधार पर प्लेटो ने न्याय सिद्धांत देने की सोची। पहली थी कि उसमें आपस में दो वर्ग बटे हुए थे, दूसरा थी कि कुछ कुरीतियाँ आ गई थी और तीसरी लॉटरी पद्धति। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का परिचय दिया। वह कहता है, सुकरात का जो प्रश्न निकल कर आता है कि न्याय क्या है, उसका जो ये मौलिक प्रश्न है, सुकरात का यह प्रश्न न्याय क्या है, यह ही रिपब्लिक का मौलिक प्रश्न है। प्लेटो की धारणा थी कि न्याय न केवल मनुष्य के सामाजिक जीवन का संगठन सूत्र है, यानी मनुष्य के जो सामाजिक जीवन है उसका संगठक सूत्र है नहीं है, बल्कि वह मानवता ही वर्तमान में न्यायाधीशों द्वारा कानून के अनुसार अपराधियों को दंड देना होता है। यानी प्लेटो की जो धारणा थी वह थी कि न्याय न केवल मनुष्य के सामाजिक जीवन का संगठन सूत्र है, न्याय केवल संगठन सूत्र नहीं है, बल्कि वह मानवता ही वर्तमान में न्याय है जो न्यायाधीशों द्वारा कानून के अनुसार अपराधियों को दंड देना होता है। जबकि प्लेटो के लिए न्याय का अर्थ कुछ दूसरा ही है और वह यह है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों का पूरा पालन करे जिनका पालन समाज के प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। अर्थात अपना कर्तव्यों का पालन करे जो समाज के लिए किए जाना जरूरी है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तथा व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्य और धर्मों का निर्धारण करते हैं और इनकी यथावत पालना ही न्याय है। अर्थात जिसको जो काम दिया गया है वो बिना किसी हस्तक्षेप के अपने काम को सुचारू ढंग से कर ले, वही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय व्यक्ति तथा राज्य के मौलिक सद्गुणों का एक अंग है। यह एक राज्य का मौलिक सद्गुण है, उनका अंग है। यह वह बंधन है जो राज्य और व्यक्ति की एकता तथा श्रेष्ठता को कायम रखता है। न्याय क्या करता है? व्यक्ति और राज्य की एकता को और श्रेष्ठता को बनाए रखता है। परंपरागत न्याय संबंधी विभिन्न धारणाओं का खंडन करते हुए न्याय का अब जो विभिन्न न्याय के पुराने जो सिद्धांत थे उनका खंडन करने के बाद ही प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित किया। न्याय का जो परंपरागत सिद्धांत था वह ये था कि सेफलस कहता है कि सत्य बोलना और दूसरों को ऋण चुका देना, सच बोलना और दूसरों का जो लिया हुआ धन है या जो भी कुछ चीज़ ली हुई है उसको वापस दे देना ही न्याय है। लेकिन इसके खंडनकर्ता क्या कहेंगे कि कभी कभी ये दोनों न्याय के लिए न्याय ना होकर अन्याय भी हो सकते हैं, कि किसी से सच बोलना और किसी के साथ झूठ बोलना कभी न्याय और कभी न्याय की जगह अन्याय भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ चित्त का है, यानी उसका दिमाग ठीक है और उसने क्या किया, अपने किसी दोस्त से चाकू ले लिया, ठीक है, और थोड़े दिन बाद जो जिससे चाकू लिया अर्थात जिसने चाकू दिया था वह पागल हो गया। तो अब जो परंपरागत सिद्धांत वेता वाले क्या कहेंगे कि उसको चाकू लौटा देना चाहिए, लेकिन जब उसको चाकू देंगे तो वह विकृतमान चित्त का हो गया, तो उस चाकू से वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये गलत हो गया।
तो उसको जो अस्त्र लौटाना है वो न्याय नहीं कहा जा सकता। अब न्याय का जो पक्षपातपूर्ण सिद्धांत है वह क्या है कि सिफालस के बेटे पैलीमार्कस कहता है कि मित्र के प्रति भलाई करो और शत्रु के प्रति बुराई ही न्याय है। यानी मित्र के साथ भलाई और शत्रु के साथ बुराई ही न्याय है। प्लेटो कहता है कि यह कला अन्य कलाओं की तरह दो विरोधी कार्य कर सकती है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वह अपनी योग्यता के माध्यम से या कला के माध्यम से किसी रोगी को तो स्वस्थ कर सकता है और स्वस्थ को रोगी बना सकता है। इसका प्रयोग वह भलाई और बुराई दोनों के लिए कर सकता है। ऐसी कला को न्याय नहीं कहा जा सकता कि उसके पास कोई उसका दोस्त आए तो उसको तो स्वस्थ कर दे और जो उसका दुश्मन आए उसको अस्वस्थ कर दे, तो ये गलत है। इसी तरह मित्र के साथ न्याय और शत्रु के साथ अन्याय की बात में मित्र और शत्रु के निश्चय कैसा होगा। फिर अपन ये निष्कर्ष कैसे निकालेंगे कि मित्र कौन सा है और शत्रु कौन सा है, क्योंकि उनके मन को थोड़ी पहचान सकते हैं अपन। तो मन को बिना पहचाने शत्रु और मित्र की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि कई तो क्या करते हैं, मित्रता का ढोंग करते हैं और होते वास्तव में शत्रु हैं। और यदि ऐसा किया गया तो न्याय की परिभाषा गलत हो जाएगी और किसी शत्रु के साथ बुराई करना भी फिर वो गलत हो जाएगा। तीसरा है न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत। शक्ति ही सत्य है। थ्रेसिमेकस कहता है कि जब कभी न्यायी और अन्यायी दोनों किसी व्यापार में साझा करेंगे, थ्रेसिमेकस कहता है न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत जो क्या कहेगा कि जब कोई न्यायी और अन्यायी दोनों किसी व्यापार में साझा करते हैं, तब साझे की समाप्ति पर न्यायी मनुष्य को अन्यायी पुरुष से सदैव कम ही धन प्राप्त होता है। इस तरह जब प्रत्यक्ष कर देने का प्रश्न आता है तो न्यायी व्यक्ति अधिक देता है और अन्यायी कम से कम। जब राज्य की ओर से धन वितरण की बात हो तो अन्यायी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लेने की वो करता है। हाथ और धन वितरण होता है तो अन्यायी बढ़कर हाथ बढ़ाता है, मारता है और राज्य द्वारा पकड़े जाने पर दंडित होता है। प्लेटो कहता है कि अन्याय न्याय की अपेक्षा कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकता। अन्याय न्याय की अपेक्षा कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। इसका मतलब अन्याय तो नुकसानदायक ही होगा, प्लेटो कहते हैं। अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत खुद का देखिए। प्लेटो को न्याय को आत्मा के अंतःकरण की वस्तु मानता है। प्लेटो क्या मानता है न्याय को कि आत्मा के अंतःकरण की वस्तु है, वो कोई बाहरी चीज़ नहीं है। जबकि उपरोक्त सभी न्याय को क्या मानते हैं, बाह्य वस्तु, यानी बाहर जो दिखा हुआ वही न्याय है। प्लेटो कहता है कि न्याय का गुण व्यक्ति की आत्मा में रहता है। न्याय का गुण व्यक्ति की आत्मा में रहता है और राज्य उसका विराट रूप है। न्याय व्यक्ति की आत्मा में न्याय का गुण रहता है और राज्य उसका विराट रूप है। अतः न्याय का स्वरूप समझने के लिए हमें राज्य का स्वरूप भी समझना चाहिए। वह राज्य के भी 4 धर्म या गुण मानता है: बुद्धिमता, साहस, संयम और फिर चौथा जो निकल करके आएगा वह न्याय होगा। बुद्धिमता, बुद्धि द्वारा शासक राज्य में शासन करता है और साहस सैनिकों का गुण होता है तथा संयम किसका गुण होता है, उत्पादक वर्ग का। अब इनमें न्याय शेष रह गया। तो इस संबंध में प्लेटो कहता है कि अपने निश्चित स्थान पर अपने कर्तव्य का पालन करना, जो आपको जो काम दिया गया उसको कार्य को निर्वहन करना और दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप नहीं करना, वही न्याय है। अब प्लेटो के जो न्याय है उसके 2 रूप मानता है। एक तो व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। यह व्यक्तिक सद्गुण है, किसी व्यक्ति का खुद का गुण है। मानवीय आत्मा में 3 अंश विद्यमान हैं: इंद्रिय तृष्णा यानी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनकी तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, इन तीनों में उचित अनुपात में रहने पर ही व्यक्ति न्याय का कर्तव्य निर्वहन कर सकता है। जब तृष्णा, शौर्य और बुद्धि ये तीनों का गुण, इनका तीनों का अनुपात सही रहेगा तो ही न्याय व कर्तव्य का निर्वहन किया जा सकता है। अब दूसरा है सामाजिक न्याय। जब समाज में विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपस में मिल जाते हैं, जब समाज में मनुष्य एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन बैठा लेते हैं, तो वे एक समाज में अपने अलग अलग कार्यों पर ध्यान देते हुए भी एक ऐसे संपूर्ण समाज की रचना करते हैं जो पूर्ण होता है, क्योंकि वह संपूर्ण मानव मस्तिष्क का परिणाम और छाया होता है। अर्थात उनमें आपस में अलग अलग गुण हो सकते हैं लेकिन वो आपस में मिल जाएं। इस प्रकार प्लेटो की न्याय संबंधी परिभाषा यह कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य उपलब्ध हो।
प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य उपलब्ध होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता के अनुसार और शिक्षा दीक्षा के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। उसकी कितनी योग्यता है और उसके कितनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, उस आधार पर उसको उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जो उसको काम सौंपे जाते हैं उन्हें वह ईमानदारी के साथ करे, अर्थात उसकी योग्यता और शिक्षा के आधार पर जो भी उसको प्राप्त करने लायक है वो दिया जाए, लेकिन उसका भी ये कर्तव्य है कि वह अपनी काम जो भी काम सौंपा जाए उसको ईमानदारी से करे। अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, अर्थात अब जब जो पिछला पढ़ा अपन ने वो ये बात निकल कर आई कि मनुष्य को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए और उसका ये कर्तव्य होना चाहिए जो भी काम उसे सौंपा जाए वो ईमानदारी से करे, तभी न्याय होगा। अर्थात बिना किसी बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप किए अपने काम को पूर्ण ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, कर्मबद्धता के साथ, कर्तव्य मानते हुए इसको संपन्न करें। अब है प्लेटो के न्याय की सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की पहली विशेषता है नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह नैतिक सिद्धांत है। कैसे कि वही है कि वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है, वह व्यक्तियों की समरसतापूर्ण व्यवस्था है, यह व्यक्तिगत और सार्वजनिक सद्गुण है, अर्थात ये एक तरह से नैतिकता इसलिए कि वह सद्गुण है, तो सद्गुण के माध्यम से न्याय संपन्न हो सकता है। दूसरा है सामाजिक अंतः संबंधों में समायोजन, अर्थात बिना किसी हस्तक्षेप के लेकिन उनमें सहयोग की धारणा भी होनी चाहिए। प्लेटो न्याय संबंधी संकल्पना के उद्देश्य को सामाजिक अंतर संबंधों के लिए अवसर प्रदान करता है तथा जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात करता है। विशेषज्ञता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में 3 प्रकार की शक्तियाँ पैदा होती हैं, यानी विशेषज्ञता आ जाती हैं। पहली क्षुधा जो उत्पादक वर्ग में होती है, दूसरी उत्साह जो सैनिक वर्ग में होता है और तीसरी सत्य ज्ञान जो शासक वर्ग में होता है। तीनों अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर सकते हैं, प्रवृत्ति के अनुसार अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, यानी इनकी जो अपनी योग्यता है उसके अनुसार ही काम करें लेकिन वो दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। चौथा है सावयव सिद्धांत, जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो समष्टि का अंग माना है। हूल का समष्टि मतलब हूल संपूर्ण का अंग माना है। समाज के विकास के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो सकता। जब तक समाज का विकास नहीं होगा अर्थात व्यक्ति का विकास भी नहीं हो सकता। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए है। जो विशेषज्ञता का सिद्धांत दिया, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत दिया है, वो तीनों वर्गों में आपस में सामंजस्य बनाए रखता है। सावयव सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे शरीर के अंग होते हैं उसी अनुरूप वो जिनको जो काम दिया जाता है वो काम करते हैं और वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं, इससे शरीर एक जगह समाहित बना रहता है। 5वां है दार्शनिक शासक। प्लेटो ने राजकीय शक्ति और दार्शनिक बुद्धिमत्ता के संगम पर बल देते हुए कहा कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा पैदा नहीं हो जाता। कष्टों का कब अंत होगा? जब दार्शनिक राजा हमारे सामने निकल कर के आएगा। तब तक जब तक दार्शनिक राजा न होंगे या इस संसार में राजा या राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। या तो दार्शनिक राजा होना चाहिए या उनमें ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना, अब ये तो इनकी विशेषताएं थी, अब इसके न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए भी न्याय अनेक कारणों से यथार्थ प्रतीत नहीं होता, यानी ये वास्तविकता में ढाला नहीं जा सकता ऐसा। पहला है वैज्ञानिक शक्ति नहीं नैतिक अपील है। वैधानिक शक्ति नहीं बल्कि ये नैतिक अपील है। ये अपील करता है, ये कोई वैधानिक शक्ति नहीं है कि कानूनन आपको ये काम जो दिया गया है उस काम को आपको करना ही होगा। नहीं, ये उस व्यक्ति से अपील की जा सकती है कि जो आपको काम दिया गया है आप उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ संपन्न करेंगे और वह केवल मनुष्य को अपने अपने कर्तव्यों तक सीमित करने की काम करता है, भावना मात्र, कोई ठोस कानून नहीं है। दूसरा है दार्शनिक शासक को असीम शक्ति प्रदान करना, दार्शनिक शासक जो दिया गया उसको असीम शक्ति प्रदान कर देता है। कैसे कि प्लेटो ने किसी भी विधि द्वारा शासक को मर्यादित न करके, यानी जो शासक पैदा होगा वो किसी भी शक्ति द्वारा मर्यादित नहीं होगा और उसको मान प्रज्ञा आदेश के अनुसार जो दार्शनिक शासक को असीम शक्ति प्रदान करता है वो एक तरह से पतित करने का काम करेगी। तीसरा है व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। इसमें व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करने तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि हो सकता है कि उसकी अनेक प्रकार की
कैपेबिलिटी हो, उसके आधार पर वो कोई अन्य काम भी कर सकता है। कि मान लो कोई शासक है वह सैनिक का काम भी कर सकता है और कोई सैनिक है वो व्यापारी का काम भी कर सकता है। तो किसी एक व्यक्ति को एक शक्ति देना, सीमित करना, एक कार्य तक सीमित करना, वह उसके सर्वांगीण विकास के लिए सहायक नहीं होता, जबकि व्यक्ति में विविध योग्यताएं पाई जाती हैं। अगला है गुणों के आधार पर कार्यों के निर्धारण का कोई आधार नहीं हो सकता। प्लेटो मानता है कि कार्यों का निर्धारण गुणों के आधार पर हो। प्लेटो मानता है कि कार्यों का निर्धारण गुणों के आधार पर हो, जिससे लोहे को तांबे और तांबे को स्वर्ण में बदला जा सके। परंतु जब वह वर्ग विभाजन करके प्रत्येक वर्ग को उससे संबंधित कार्य में लगे रहने का निर्देश देता है तो उसकी योजना या लक्ष्य कभी भी व्यावहारिक रूप नहीं ले सकता। अर्थात जिसमें जैसा गुण है उसके आधार पर उसके कार्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए प्लेटो के अनुसार, जबकि गुणों के आधार पर कार्यों का निर्धारण का कोई आधार हमें नहीं मिलता। पांचवा है विशाल जनसंख्या वाले देशों में वर्ग विभाजन संभव नहीं हो सकता। विशाल जनसंख्या वाले वर्तमान में कई देशों में हैं, लेकिन इनमें 3 वर्गों में बांटना किसी भी तरह से संभव नहीं है। कि जो ज़्यादा जनसंख्या वाले में किसको बताएंगे कि भाई इस व्यक्ति में ये गुण है, इस व्यक्ति में सैनिक का गुण है, इस व्यक्ति में राष्ट्रीय राजा बनने का गुण है और इसमें ये अन्य गुण है। अगला है संघर्षों की संभावना। जब ये 3 वर्ग निकल कर आ जाएंगे प्लेटो के अनुसार तो उनमें आपस में संघर्ष बढ़ जाएंगे और मनुष्य में होने वाले संघर्षों की कोई समाधान की कोई व्यवस्था भी नहीं करता। कि वह ऐसे संघर्ष होंगे कि आपस में हस्तक्षेप नहीं करके, लेकिन कभी न कभी तो ऐसा होगा कि वो संघर्षों की तरफ बढ़ेंगे। 7वां है निष्क्रियता। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक कार्य मान लेगा तो उसकी उन्नति और विकास रुक जाएगा। अगर व्यक्ति एक ही काम अपने मान लेगा, किसी को काम बढ़ई का आता है और वह कहे कि नहीं मैं बढ़ई का ही काम कर सकता हूँ, तो वह दूसरा काम नहीं कर सकता, तो अपने आप में वो निष्क्रिय जाएगा कि मेरा काम इतना तक ही है, मैं आगे दूसरा काम क्यों करूं। तो इस प्रकार से जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात कही गई है वो ये है कि प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक जो गुण है वो अपने गुणों के आधार पर कार्य करे और बिना किसी दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का सफल संचालन करे, ईमानदारी से सफल संचालन करे। इस प्रकार से प्लेटो का ये न्याय सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति को अपने गुणों के आधार पर कार्य करने चाहिए और बड़ी ईमानदारी के साथ उन कामों को करना चाहिए। धन्यवाद।